हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका जीडीटी एजुकेशन में। आज आप लोग पढ़ने वाले हैं भगत सिंह जी द्वारा रचित पाठ एक लेख और एक पत्र। भगत सिंह का परिचय आपने पिछले वीडियो में बहुत अच्छी तरह से समझा था। मैंने एकदम डिटेल में बताया था कि भगत सिंह जी कितने बड़े क्रांतिकारी थे। यानी सबसे कम उम्र में, सिर्फ 23 वर्ष की अवस्था में वो अपने देश के लिए फांसी के झूले पर, फांसी के फंदे पर हंसते हुए चढ़ गए थे। तो भगत सिंह के बारे में तो आप सभी जानते हैं, मुझे बतलाने की कोई आवश्यकता नहीं। उसी के द्वारा रचित एक पत्र है जो उन्होंने अपने मित्र को अर्थात सुखदेव जी को लिखा था। तो इस पत्र में भगत सिंह के द्वारा क्या लिखा गया है, वो सुखदेव जी से क्या कहना चाहते हैं, यानी दोनों के बीच क्या बातचीत हुई थी, ये आप इस पाठ में पढ़ेंगे। तो आइए चलिए चैप्टर पे। आपका शीर्षक है एक लेख और एक पत्र, ठीक है, जिसके राइटर यानी खुद भगत सिंह जी हैं। कहता है कि विद्यार्थी और राजनीति यानी स्टूडेंट और पॉलिटिक्स। इस बात का बड़ा भारी शोर सुना जा रहा है कि पढ़ने वाले नौजवान विद्यार्थी यानी विद्यार्थी राजनीतिक या पॉलिटिकल कामों में हिस्सा न ले। यानी उस टाइम में भगत सिंह जी के समय में ये कहा जा रहा था कि जितने सारे स्टूडेंट हैं ना, उसको राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं लेना चाहिए, यानी उसको राजनीति से हट के रहना चाहिए, सिर्फ पढ़ाई से मतलब रखना चाहिए। अब आप लोग अपने हिसाब से बताइए कि राजनीति में स्टूडेंट को इंटरेस्टेड होना चाहिए या नहीं। नजर इसलिए देना है कि हमारे देश में घटनाएं क्या घटित हो रही है, नेता लोग कर क्या रहे हैं, क्योंकि देश का जो है आपको भविष्य कौन है, नौजवान ही है। अब उसको जब ये पता नहीं रहेगा कि देश में क्या क्या हलचल क्या क्या हो रही है, तो फिर आगे फिर क्या होगा बताइए आप लोग, ले या ना लेना चाहिए। चलिए अब आगे देखिए। कहता है पंजाब सरकार की राय बिल्कुल ही न्यारी है विद्यार्थियों से कॉलेज में दाखिला होने से पहले। यानी पंजाब की जो सरकार है, कहता है उनकी राय बिल्कुल ही न्यारी है, यानी सबसे अलग है। कहता है कि विद्यार्थियों से कॉलेज में दाखिला होने से पहले कौन, पंजाब सरकार आशय की शर्त पर हस्ताक्षर करवाए जाते हैं, ठीक है। यानी इस आशय की शर्त पर, यानी कोई शर्त रखा जाता है, ठीक है, हस्ताक्षर करवाए जाते हैं कि वे पॉलिटिकल कामों में हिस्सा नहीं लेंगे। आगे हमारा दुर्भाग्य कि लोगों की ओर से चुना हुआ मनोहर, जो अब शिक्षा मंत्री है, स्कूलों कॉलेजों के नाम एक सर्कुलर या परिपत्र भेजता है कि कोई पढ़ने या पढ़ाने वाला, यानी पढ़ने वाला हो चाहे पढ़ाने वाला हो, पॉलिटिक्स में हिस्सा न ले, ठीक है। देख लो कैसा कैसा नियम था उस टाइम में कि परिपत्र भेजा जाता था कि कोई चाहे स्टूडेंट हो, चाहे टीचर हो या प्रोफेसर हो, कोई हो, यानी अध्ययन करने वाला छात्र छात्रा हो या फिर अध्यापक हो, ठीक है, कोई पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं लेंगे। कुछ दिन हुए जब लाहौर में स्टूडेंट्स यूनियन या विद्यार्थी सभा की ओर से विद्यार्थी सप्ताह मनाया गया। यानी कहते हैं कि सर अब्दुल कादर और प्रोफेसर ईश्वर चंद्र नंदा, जो ये भी बहुत बड़े विद्वान थे, यानी पंजाब के प्रसिद्ध नाटककारों में से एक थे, यानी नंबर 1 पे इन्हीं को नाटककार माना जाता था, जनक माना जाता था पंजाब का, ठीक है। तो प्रोफेसर ईश्वर चंद्र नंदा ने इस बात पर जोर दिया कि विद्यार्थियों को पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। किसने दिया ये इस बात पे जोर? ईश्वर चंद्र नंदा और अब्दुल कादिर, क्या कि पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। यहाँ पे कह रहा है कि पंजाब को राजनीतिक जीवन में सबसे पिछड़ा हुआ कहा जाता है, यानी राजनीतिक से उसको कोई लेना देना होता ही नहीं था, और जो रखना भी चाहते थे तो इसको जो है ऐसे ऐसे लोग अब्दुल कादर जी और प्रोफेसर ईश्वर चंद्र नंदा जैसे लोग लेने नहीं देते थे उसमें कोई। कहता है इसका क्या कारण है, क्या पंजाब ने बलिदान कम दिए हैं? देखा जाए तो पंजाबी ही ज्यादा बलिदान दिए हैं, कहता है। और ये भगत सिंह खुद जी, इनका मानने का मतलब भगत सिंह का कहना था कि क्या पंजाबी बलिदान कम दिए हैं जो इसको राजनीति में कोई मतलब रुचि नहीं लेने देते, कोई भाग नहीं लेने देते, कोई काम नहीं करने देते। कहते हैं कि इसका कारण स्पष्ट है कि हमारे शिक्षा विभाग के अधिकारी लोग बिल्कुल ही बुद्ध हैं, ठीक है। आज पंजाब काउंसिल की कार्रवाई पढ़कर इस बात का अच्छी तरह पता चलता है कि इसका कारण यह है कि हमारी शिक्षा निकम्मी होती है, और कहता है और फिजूल होती है, और विद्यार्थी युवा जगत अपने देश की बातों में कोई हिस्सा नहीं लेता। उन्हें इस संबंध में कोई विज्ञान नहीं होता। जब वे
पढ़कर निकलते हैं तब उनमें से कुछ ही आगे पढ़ते हैं, लेकिन वे ऐसी कच्ची कच्ची बातें करते हैं कि सुनकर स्वयं ही अफसोस कर बैठ जाने के सिवाय कोई चारा नहीं होता। मतलब पढ़ लिख के आ तो जाते हैं, डिग्री तो ले लेते हैं, लेकिन बात ऐसी कच्ची कच्ची करेंगे कि लगता ही नहीं है कि कोई पढ़ा लिखा युवा है। तो यहाँ पे कहता है कि इसके सिवाय कोई चारा नहीं, यानी अफसोस करने के अलावा और कोई चारा नहीं बचता। कहते हैं जिन नौजवानों को कल देश की बागडोर हाथ में लेनी है, देश का भविष्य सिर्फ और सिर्फ नौजवान है, युवा है और कोई नहीं है। तो यहाँ पे भगत सिंह जी कहते हैं कि जिन नौजवानों को कल देश की बागडोर अपने हाथ में लेनी है, उन्हें आज ही अक्ल के अंधे बनाने की कोशिश की जा रही है। अक्ल के अंधे मतलब क्या? अक्ल तो है बट अंधे बन के रहो, यानी मूर्ख। तो कहता है कि उसको अक्ल के अंधे बनाने की कोशिश की जा रही है। मतलब तुम पॉलिटिक्स में कोई रुचि मत लो, दिलचस्पी मत रखो, तुमको क्या लेना देना, पढ़ाई करो। सिर्फ पढ़ाई करने से हो जाता है क्या? हमारे देश में क्या क्या घटित हो रही है उस पर भी निगरानी, उस पर भी नजर रखनी जरूरी है, जानकारी जरूरी है, क्योंकि देश का भविष्य युवा ही है। तो यहाँ पे कहता है कि उसको अंधे बनाने की कोशिश की जा रही है। इससे जो परिणाम निकलेगा वह हमें खुद ही समझ लेना चाहिए। यह हम मानते हैं कि विद्यार्थियों का मुख्य काम पढ़ाई करना है। देखिए भगत सिंह जी क्या कर रहे हैं कि मुझे भी पता है, यानी भगत सिंह जी को भी पता है कि विद्यार्थी का मुख्य काम क्या है? पढ़ाई करना। उन्हें अपना पूरा ध्यान उस ओर लगा देना चाहिए, लेकिन क्या देश की परिस्थितियों का ज्ञान और उनके सुधार के उपाय सोचने की योग्यता पैदा करना उस शिक्षा में शामिल नहीं होना चाहिए? ठीक बात है, आपने भी शुरू में कहा कि शायद रुचि नहीं लेना चाहिए, फिर आपको समझ में आया ना कि रुचि किस लिए लेना चाहिए। पढ़ाई तो आपका मेन मकसद है ही, मेन ध्येय है ही, लेकिन ये भी आप देश के नागरिक हैं, जिस देश के, यानी हलचलों पे नजर और देश में क्या घटित हो रही है उसकी जानकारी आपको रहना क्या है? जरूरी है, नहीं होते हैं। तो इसलिए कहता है कि पढ़ाई के साथ साथ देश की परिस्थितियों का ज्ञान भी उनके लिए रहना क्या है? जरूरी है। और ऐसे अगर जरूरी नहीं माना जाएगा तो फिर तो देश में बर्बादी के सिवा कुछ नहीं होगा। फिर वो नेता, पॉलिटिक्स, जितने सारे लोग हैं बस अपनी मनमानी करेंगे। सब बुझेंगे क्या कि ये लोग क्या जानता है पॉलिटिक्स के बारे में, हम कुछ भी करेंगे और लोगों को कुछ भी मानना पड़ेगा। अभी देख लो कितना जागरूक हो चुका है जनता। मूर्ख लोग भी जानते हैं कि क्या क्या देश में घटनाएं घटित हो रही है। उस टाइम में तो टेलीविजन का भी इतना नहीं था, अभी तो सब कुछ है, मोबाइल है, टेलीविजन, सब कुछ है, इतना सुविधा है कि घर बैठे एक एक बच्चा भी जानता है कि देश में क्या क्या घटनाएं घट रही हैं। प्रत्येक सभी नेताओं पे नजर होती है और होना भी चाहिए। कहता है कि जिसको हम चुन के हम उस सिंहासन पे बिठाते हैं, तो जिसको हम चुनते हैं तो ये नजर होनी चाहिए कि वो हमारे देश के लिए कर क्या रहा है। अगर उस पर नजर नहीं है तो फिर हम ही बुड़बक हैं, हम ही मूर्ख हैं, है ना। वो कुछ भी करेगा और हमको कुछ भी सहना पड़ेगा। तो यहाँ पे कहता है कि शिक्षा में शामिल नहीं, यदि नहीं तो हम उस शिक्षा को भी निकम्मी समझते हैं जो सिर्फ कलरकी करने के लिए ही हासिल की जाए। अरे जो कार्यालयों में काम करते हैं, खास करके जैसे बैंक में सभी डेटा को इकट्ठा करना, कलेक्ट करना, हिसाब किताब जितना होता है, तो कहते हैं कि पढ़ाई का मतलब सिर्फ क्या? कलरकी करना। कहते हैं कि कलरकी करने के लिए ही हासिल की जाए, ऐसी शिक्षा की जरूरत ही क्या है। कुछ ज्यादा चालाक आदमी यह कहते हैं कि काका तुम पॉलिटिक्स के अनुसार पढ़ो और सोचो जरूर, लेकिन कोई व्यवहारिक हिस्सा न लो, तुम अधिक योग्य होकर देश के लिए फायदेमंद साबित होगे। बताओ, सोच देखो। कहता है बात बड़ी सुंदर लगती है लेकिन हम इसे भी रद्द करते हैं। भगत सिंह जी कहते हैं हम इसे भी रद्द करते हैं, ऐसी सोच को रद्द करते हैं। कहता है क्योंकि यह भी सिर्फ ऊपरी बात है। इस बात से यह स्पष्ट हो जाता है कि एक दिन विद्यार्थी एक पुस्तक अपील टू द यंग, क्या नाम है पुस्तक का? अपील टू द यंग, प्रिंस क्रोपोटकिन पढ़ रहा था। यानी कोई स्टूडेंट जो है ये पुस्तक पढ़ रहा था, अपील टू द यंग प्रिंस क्रोपोटकिन। ठीक है, एक प्रोफेसर साहब उधर से आते हैं और वो कहने लगते हैं कि यह कौन सी पुस्तक है। बताओ, स्टूडेंट को पता है कौन सी पुस्तक है, प्रोफेसर को नहीं पता कि क्या पढ़ रहा है। सोचो, और यह तो किसी बंगाली का नाम जान पड़ता है। हाँ, जैसे लग रहा है कि किसी बंगाली का नाम है प्रिंस क्रोपोटकिन। ठीक है, लड़का बोल पड़ा प्रिंस क्रोपोटकिन का नाम बड़ा प्रसिद्ध है। प्रोफेसर से कहता है सर बड़ा जो है ना इसका
प्रिंस क्रोपोटकिन का नाम बड़ा प्रसिद्ध है सर, वे अर्थशास्त्र के विद्वान थे। देखो विद्यार्थी वहां पे प्रोफेसर को बुद्धू बना रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि हमको बुद्धू बना रहे। देख लो उनकी योग्यता क्या है। इस नाम से परिचित होना प्रत्येक प्रोफेसर के लिए जरूरी है सर। किसने कहा ये बात? विद्यार्थी ने। कहता है प्रोफेसर की योग्यता पर लड़का भी हंस पड़ा। उसकी योग्यता, उसकी एजुकेशन देख के जो है उस विद्यार्थी को हंसी आ गई कि क्या पढ़ के प्रोफेसर बने हैं, और प्रोफेसर बन गया। उनको ये नहीं पता कि ये प्रिंस क्रोपोटकिन है कौन। तो यहाँ पे कहता है कि विद्यार्थी भी हंस पड़ा और उसने फिर कहा ये रूसी सज्जन थे जी। कहता है बस रूसी कहर टूट पड़ा, यानी बस बोल दिए कि रूसी सज्जन थे कि रूसी कहर टूट गया, उस पर टूट पड़ा, उस विद्यार्थी पर। यानी ये प्रिंस क्रोपोटकिन भूगोलवेत्ता थे, ठीक है, रूस के बहुत बड़े विद्वान थे, ठीक है। तो बस उसने ये कहा कि ये रूसी सज्जन थे, बस रूसी कहर उन पे टूट पड़ा। प्रोफेसर ने कहा तुम बोल्शेविक हो। बोल्शेविक का मतलब समझते हो? बोल्शेविक का मतलब समझते हो आप लोग? हिस्ट्री नहीं पढ़ते हो क्या? नहीं। कहता है तुम बोल्शेविक हो क्योंकि तुम पॉलिटिकल पुस्तकें पढ़ते हो। बोल्शेविक इतना प्रसिद्ध घटना, अरे यही बोल्शेविक न रूसी क्रांति के नाम से प्रसिद्ध हुआ। रूसी क्रांति किसके थ्रू? लेनिन के थ्रू जी। अब याद आया? थोड़ा याद रखा कीजिए, ये तो आप लोगों को एकदम धड़ल्ले से पता होना चाहिए जी। यही बोल्शेविक का ही नाम पड़ा रूसी क्रांति। उसको खूनी रविवार भी कहा जाता है का जी जी। अब याद आया आप तो देख लो बच्चों, प्रोफेसर को ये नहीं पता कि ये प्रिंस क्रोपोटकिन है कौन। जब बच्चे ने कहा कि ये रूसी सज्जन थे, यानी रूसी सज्जन कौन? महान विद्वान भूगोलवेत्ता, ठीक है, ये प्रिंस क्रोपोटकिन। तब वो कहते हैं कि तुम बोल्शेविक हो, मतलब ये पॉलिटिक्स वाला पुस्तक में दिलचस्पी है, ठीक है। ये कहता है कि बोल्शेविक हो। बोल्शेविक से तात्पर्य क्या? रूसी क्रांति कब हुआ था? 1917 में, ठीक है। और इसके जो है आपको कौन थे मेन पुरोधा? लेनिन जी। मार्क्सवादी जिसको कहते हैं आप लोग, मार्क्सवादी सिद्धांत पर वो महान जो है समाज सेवी थे, समाजवादी थे। ऐसे क्रांतिकारी, ऐसे राष्ट्रवादी जो गरीबों के लिए, उनका मानना था कि साम्यवाद होना चाहिए, यानी सिर्फ एक नेता का मतलब चले सत्ता पे जोर, सिर्फ एक नेता का मन चले, विचार चले, ऐसा नहीं। क्या होना चाहिए? साम्यवाद होना चाहिए, ताकि सबको मौका बारी बारी से मिले। और इस पे जोर दिया था आपको लेनिन साहब ने, ठीक है। उसी दिन से जब ये बोल्शेविक क्रांति यानी रूसी क्रांति 1917 में जब हुई, तो उसके बाद ये इतना प्रसिद्ध हुआ कि मार्क्सवाद के रूप में जो उनको लोग जानने लगे। और उन्हीं के नियम पे जितने सारे क्रांतिकारी हैं, उन्हीं को मानकर, उन्हीं को अपना गुरु मान के, उन्हीं के विचारों को मानते हुए देश में विद्रोह करते। जैसे जयप्रकाश नारायण जी, वो भी मार्क्सवादी से प्रभावित थे। उसके बाद भगत सिंह भी, कई सारे ऐसे नेता हैं, कहने की आवश्यकता नहीं, आप लोगों को पता ही है। तो यहाँ पे कहता है क्योंकि तुम पॉलिटिकल पुस्तकें पढ़ते हो। देखिए आप प्रोफेसर की योग्यता बताओ। कहता है अब उन बेचारे विद्यार्थियों को उनसे क्या सीखना? जब प्रोफेसर को नहीं पता तो विद्यार्थी क्या सीखेगा? कहता है कोई बंगाली लगता है नाम से, मतलब बंगाली का नाम रहेगा प्रिंस क्रोपोटकिन, ऐसे भी पता चल रहा है कि विदेशी नाम लग रहा है, लग ही नहीं रहा है कि अपने देश का कुछ ऐसा नाम है। तो यहाँ पे कहता है कि ऐसी स्थिति में वे नौजवान क्या सीख सकते हैं। कहता है दूसरी बात यह है कि व्यवहारिक राजनीति क्या होती है, समझिए। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस का स्वागत करना और भाषण सुनना तो हुई व्यवहारिक राजनीति, क्योंकि महात्मा गांधी अहिंसा के पुजारी, उनका मानना था अहिंसा परमो धर्म। तो यहाँ पे कहता है पहले, यानी फिलहाल जब सुभाष चंद्र बोस जी महात्मा गांधी के साथ काम कर रहे थे, तो क्योंकि गांधी के साथ होंगे तो काम तो सरलता से ही होगा, प्रेम से ही होगा, तो इसलिए उसको जो है मतलब कहा गया कि व्यवहारिक राजनीति करने वाले व्यक्ति लोग। तो ये हो गया आपको व्यवहारिक राजनीति, जो गांधी जी, नेहरू जी, सुभाष चंद्र बोस जी चलाते थे, ठीक है। कहता पर कमीशन या वायसराय का स्वागत करना क्या हुआ? कहता है क्या वह पॉलिटिक्स का दूसरा पहलू नहीं?
सरकारों और देशों के प्रबंध से संबंधित कोई भी बात पॉलिटिक्स के मैदान में ही गिनी जाएगी तो फिर यह भी पॉलिटिक्स हुई कि नहीं हुई। कहा जाएगा कि इससे सरकार खुश होती है और दूसरी से नाराज, यानी एक से खुश दूसरे से नाराज। कहता है फिर सवाल तो सरकार की खुशी या नाराजगी का ही हुआ। कहता है कि क्या विद्यार्थियों को जन्मते ही खुशामद का पाठ पढ़ाया जाना चाहिए कि हम जो समझते हैं कि जब तक हिंदुस्तान में विदेशी डाकू नहीं, पशु हैं, पेट के गुलाम हैं, तो हम किस तरह कहें कि विद्यार्थी वफादारी का पाठ पढ़े। बात तो सही है। तो यहाँ पे कहता है कि सभी मानते हैं कि हिंदुस्तान को इस समय ऐसे देश सेवकों की जरूरत है जो तन मन धन, कैसे तन मन धन पर अर्पित कर दे और पागलों की तरह, कैसे पागलों की तरह, कहता है सारी उम्र देश की आजादी के लिए न्योछावर कर दे। किसने कहा ये बात? भगत सिंह ने। कहता है कि लेकिन क्या बुढ़ों में ऐसे आदमी मिल सकेंगे? क्या परिवार और दुनियादारी के झंझटों में फंसे सयाने लोगों में ऐसे लोग निकल सकेंगे? यह तो वही नौजवान निकल सकते हैं, यानी यहाँ वही नौजवान निकल सकते हैं जो किन्हीं जंजालों में फंसे न हो। और जंजालों में पढ़ने से पहले विद्यार्थी या नौजवान भी तभी सोच सकते हैं यदि उन्होंने कुछ व्यवहारिक ज्ञान भी हासिल किया हो। सिर्फ गणित और ज्योग्राफी का ही परीक्षा के पर्चों के लिए घोटा न लगाया हो। क्या समझे आप इससे? यानी सिर्फ गणित और भूगोल पढ़ने से कुछ नहीं होगा, यानी किताबी कीड़ा बनने से कुछ नहीं होगा। व्यवहारिक ज्ञान का रहना भी क्या है? जरूरी है। आपको व्यवहारिक ज्ञान नहीं तो आप फिर कोई विद्यार्थी, कोई आदमी ही नहीं हो। आप बस किताब पढ़ लेने से कोई विद्वान नहीं हो जाता। व्यवहारिक ज्ञान भी होना जरूरी होता है। और इसमें यह कह रहा है कि देश के लिए ऐसे व्यक्ति की जरूरत है, ऐसा व्यक्ति चाहिए जो तन मन धन उस पर अर्पित कर दे, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ विचारे, एकदम आंख मूंद के पागलों की तरह देश की सेवा में लग जाए। तो उन्होंने यहाँ पे कहा है कि क्या बुढ़ों में ऐसा मिल सकता है या फिर सयानों में मिल सकता है? क्या मानना यह है कि इसमें सिर्फ वही नौजवान देश के लिए काम कर सकते हैं जो किसी प्रकार के जंजाल में फंसे हुए न हो, यानी परिवार, मोह माया, पत्नी, बच्चे। तो इनका मानना था कि सच्चे देशभक्त वही हो सकते हैं जो जंजाल, क्या है कि देखो जिसको परिवार है तो किसी न किसी तरह से अंग्रेजों के सामने वो मजबूर हो जाते होंगे। पता है क्या इंग्लैंड के सभी विद्यार्थियों का कॉलेज छोड़कर जर्मनी के खिलाफ लड़ने के लिए निकल पड़ना, क्या वो राजनीति नहीं थी? क्यों निकला था? अपने देश के हित के लिए, अपने हित के लिए। तो आप कैसे कहते हैं कि पॉलिटिक्स में रुचि नहीं रखना चाहिए विद्यार्थी को? रुचि रखेगा तभी तो देश के लिए सोचेगा। कहता है तब हमारे उपदेशक कहाँ थे? कहता है जो उनसे कहते जाओ कि जाकर शिक्षा हासिल करो। आज नेशनल कॉलेज अहमदाबाद के जो लड़के सत्याग्रह में बारदोली वालों की सहायता कर रहे हैं, क्या वे ऐसे ही मूर्ख रह जाएंगे? सभी देशों को आजाद करवाने वाले वहां के विद्यार्थी और नौजवान ही हुआ करते हैं। सही बात है। कहता है क्या हिंदुस्तान के नौजवान अलग अलग रहकर अपना और अपने देश का अस्तित्व बचा पाएंगे? अगर सच्चे नौजवान सच्चे देशवासी होंगे तो जरूर बचाएंगे। उन्हें देश से जरा सा भी प्रेम होगा तो जरूर बचाएंगे। कहता है नौजवान 1919 में विद्यार्थियों पर किए गए अत्याचार को भूल नहीं सकते। याद है ना 1919 की घटना? कहते हैं कि भूल नहीं सकते कि कितना जो है अन्याय हुआ था। वे यह भी समझते हैं कि उन्हें एक भारी क्रांति की जरूरत है। वे पढ़े, जरूर पढ़े, साथ ही पॉलिटिक्स का ज्ञान हासिल करें। ये किसका कहना था? भगत सिंह जी का। कहता है और जब जरूरत हो तो मैदान में कूद पड़े, पढ़ाई में लगे रहिए। हम बताए थे ना कि कर्पूरी ठाकुर जी खुद स्टूडेंट थे, पढ़ाई वो भी कर रहे थे, लेकिन मैट्रिक किए और इंटर करने के लिए जो वो कहाँ जाते थे? दरभंगा मुक्तापुर स्टेशन, पैदल 50 से 60 किलोमीटर डेली, 50 से 60 किलोमीटर डेली जो इसको जाना पड़ता था। और पढ़ाई के बाद जब उनको नौकरी भी मिला, लेकिन उन्होंने नौकरी को ठोकर मार दिया। कहा कि जब तक मेरे देश की स्थिति सही नहीं होगी तब तक ना तो हम नौकरी लेंगे, यानी जिस तरह पूरा मेरे देश का और भी लोग जी रहा है उसी तरह मेरे परिवार को भी जीना पड़ेगा। देखो सोच, देखो पढ़ाई भी कर रहे थे और पॉलिटिक्स में भी दिलचस्पी था, तभी तो देश के लिए जो है मैदान में कूद पड़े। ऐसे ऐसे वीर योद्धा जन्म लिए हैं हमारे इस मिट्टी पर। क्रांति की जरूरत है, वे पढ़े, जरूर पढ़े, लेकिन साथ ही साथ पॉलिटिक्स का ज्ञान भी
हासिल करे और जब जरूरत हो तो मैदान में कूद पड़े और अपना जीवन इसी काम में लगा दे, अपने प्राणों का इसी में उत्सर्ग कर दें, वरन बचने का कोई उपाय नजर नहीं आता। यानी आप जब अपने देश के लिए नहीं सोच रहे हैं, देश के लिए करने की आप में कोई क्षमता, कोई लालसा है ही नहीं, ठीक है, तो फिर आप काहे का आप कह रहे हैं कि हम भारतवासी हैं, है ना। तब तो ऐसे ऐसे लोगों को डूब मरना चाहिए कि बस स्टूडेंट बनेगा लेकिन देश का नागरिक नहीं बनेगा, देश का सच्चा सिपाही नहीं बनेगा। इसके लिए आपको पढ़ाई के साथ साथ पॉलिटिक्स का ज्ञान भी क्या है, जरूरी है। तो आपने जाना कि भगत सिंह जी विद्यार्थी और राजनीति के विषय में क्या सोचते थे। उनका मानना था कि युवा के हाथों में ही देश की बागडोर होती है, तो युवा को पॉलिटिक्स में यानी राजनीति में दिलचस्पी लेना युवा के लिए जरूरी है। कई सारे ऐसे विद्वान थे, कई सारे ऐसे लोग थे जो उनका मानना था, और लोग कोई और नहीं थे, पंजाब के ही प्रसिद्ध नाटककार थे, प्रसिद्ध विद्वान जो है ईश्वर चंद्र नंदा। उनका मानना था कि विद्यार्थी जो है मतलब राजनीति में जो है दिलचस्पी लेकर क्या करेंगे, विद्यार्थियों को सिर्फ पढ़ने की आवश्यकता है, वो राजनीति में इतना जो है ध्यान क्यों लगाएंगे। तो इनका मानना था, यानी भगत जी का मानना था कि जो व्यक्ति ऐसा कहते हैं, जो ऐसा कह रहे हैं कि विद्यार्थियों को पॉलिटिक्स से क्या लेना देना, तो इसका मतलब ये हुआ कि देश के खिलाफ कोई षड्यंत्र जो है वो रचने का काम कर रहे हैं, यानी देश से उनको लगाव ही नहीं। अगर लगाव होता तो वो ऐसा क्यों कहेंगे कि विद्यार्थियों को या किसी युवा को जो है राजनीति में हिस्सा नहीं लेना चाहिए या कोई रुचि नहीं रखना चाहिए। अरे देश के बागडोर, देश की बागडोर और देश की जो व्यवस्था है वो भविष्य में उन्हीं के हाथों में जाता है। तो भगत सिंह का मानना था कि देश में क्या क्या घटनाएं घटित हो रही है उन पर जो है पैनी नजर युवाओं की होनी चाहिए, यानी राजनीति की जानकारी युवाओं के लिए लेना अत्यंत जरूरी है। अब आगे देखिए, सुखदेव के लिए पत्र लिखते हैं, ठीक है, तो वो पत्र में क्या कहते हैं, क्यों लिखते हैं, कोई ऐसी बातें हैं, हाँ, और कौन सी ऐसी बातें हैं जो उन्होंने पत्र लिखा, आइए जब पढ़ेंगे तो पता चलेगा। कहता है, प्रिय भाई, मैंने आपके पत्र को कई बार ध्यानपूर्वक पढ़ा। किसने? भगत सिंह जी ने। मैं अनुभव करता हूं कि बदली हुई परिस्थितियों ने हम पर अलग अलग प्रभाव डाला है। समय के साथ साथ जो है, क्योंकि क्रांतिकारी थे तो उनका स्थिति समय भी बदलता रहता था, तो कहते हैं कि परिस्थितियां जो है उनकी बदलती रहती थी, तो कहते हैं अलग अलग प्रभाव डाला है जिन बातों से, ठीक है, कहते हैं जिन बातों से जेल के बाहर घृणा करते थे वे आपके लिए अब अनिवार्य हो चुकी है। इसी प्रकार मैं जेल से बाहर जिन बातों का विशेष रूप से समर्थन करता था वे अब मेरे लिए विशेष महत्व नहीं। क्या समझे इसका मतलब? यानी कोई ऐसी बात थी जिससे सुखदेव जी को घृणा थी, यानी वो घृणा करते थे, लेकिन भगत सिंह जी को प्रेम था। कोई ऐसी घटना थी या कोई ऐसी बात थी, आगे मैं समझाऊंगी कि क्या बात है, जैसे जैसे पढ़ेंगे परत दर परत आपको पता चलता जाएगा। तो सुखदेव जी को किसी बात से घृणा थी। आज सुखदेव जी के साथ कुछ ऐसा हुआ कि उन बातों को वो अपना करके चल रहे थे। तो जब भगत सिंह जी को पता चला तो वो उनको पत्र लिखते हैं कि कभी आप इस बात से जो है घृणा करते थे, हमें लगाव था तो आप मेरा मजाक उड़ाते थे, आज ऐसा क्या हो गया जो आप ऐसा सोच रहे हैं, इस तरह की सोच रख रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं। अब कौन सी बातें हैं, चलिए आगे पता चलेगा। तो वो कहते हैं कि जिस बात को आप महत्व नहीं देते थे मैं देता था, अब मेरे लिए उसका कोई महत्व नहीं है और आपके लिए है, और है तो ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हम लोग क्रांतिकारी हैं और क्रांतिकारियों के जीवन में ये शोभा नहीं देती। आगे कहते हैं कि उदाहरणार्थ मैं व्यक्तिगत प्रेम को विशेष रूप से मानने वाला था, परंतु अब इस भावना का मेरे हृदय एवं मस्तिष्क में कोई विशेष स्थान नहीं रहा। होता क्या है कि एक लड़की रहती है जो आते जाते उनको देख के हंस पड़ती है, तो एक दिन जो है कुछ ऐसा बात होता है जो सुखदेव उनको मतलब चिढ़ाते हैं, कहते हैं कि तुम जो है मरने से डरते हो, हाँ वो भी किसी लड़की के लिए। तो भगत सिंह जी को बड़ा तकलीफ होता है कि उन्होंने मुझ पे ऐसा लांछन क्यों लगाया, ठीक है, कि तुम मरने से डरते हो। उनका मानना था कि मरेंगे तो देश के लिए मरेंगे, ऐसे क्यों मर जाए हम किसी के लिए, है ना। तो यहाँ पे वही बात है, क्योंकि कभी ऐसा समय था जो भगत सिंह जी व्यक्तिगत प्रेम का महत्व देते थे। वो समझते थे कि व्यक्तिगत प्रेम है तो सब कुछ है, यानी मुझे दुनिया से दूसरों से क्या लेना देना। लेकिन एक समय फिर ऐसा आता है कि सिर्फ और सिर्फ वो देश के लिए जीने लगते हैं, अपने व्यक्तिगत प्रेम को त्याग देते हैं, अपने घर परिवार सबको त्याग देते हैं, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि मैं व्यक्ति
व्यक्तिगत प्रेम को विशेष रूप से मानने वाला था, परंतु अब इस भावना का मेरे हृदय एवं मस्तिष्क में कोई विशेष स्थान नहीं रहा। बाहर आप इसके कड़े विरोधी थे, व्यक्तिगत प्रेम के कड़े विरोधी थे सुखदेव जी। कहते हैं परंतु इस संबंध में अब आपके विचारों में भारी परिवर्तन एवं क्रांति आ चुकी है। आप इसे मानव जीवन का एक अत्यंत आवश्यक एवं अनिवार्य अंग अनुभव करते हैं और सहानुभूति से आपको एक प्रकार का आनंद भी प्राप्त हुआ है। यानी उनको कह रहे हैं कि कभी हम कर रहे थे ऐसा तो आप हंस रहे थे, आज आप कर रहे हैं तो ये अच्छी बात नहीं है। यानी जिस तरह आपने मुझे रोका था, आज मैं आपको रोक रहा हूँ। क्यों रोक रहा हूँ? सिर्फ और सिर्फ अपने देश के लिए हमें जीना है, तो फिर फालतू बातों को लेकर हम क्यों अपने आप को दर्द दे, तकलीफ दे। यानी तकलीफ वो झेलेंगे जो देश के लिए हो। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि आपको याद होगा कि एक दिन मैंने आत्महत्या के विषय में आपसे चर्चा की थी, यानी भगत सिंह जी ने कभी चर्चा की थी, किससे? सुखदेव जी से। तब मैंने आपको बताया था कि कई परिस्थितियों में आत्महत्या उचित हो सकती है, परंतु आपने मेरे दृष्टिकोण का विरोध किया। ठीक है, यानी भगत सिंह जी के दृष्टिकोण का उन्होंने क्या किया था? विरोध किया था। कहते हैं मुझे उस चर्चा का समय एवं स्थान भली प्रकार याद है। हमारी यह बात शहनशाही कुटिया में शाम के समय हुई थी। किस कुटिया में? शहनशाही कुटिया में। और कब? शाम के टाइम में। ठीक है, कहते हैं आपने मजाक के रूप में हंसते हुए कहा था कि इस प्रकार की कायरता का कार्य कभी उचित नहीं माना जा सकता। यानी सुखदेव जी उन पर हंसे थे। ठीक है, आपने कहा था कि इस प्रकार का कार्य भयानक और घृणित है, यानी घृणा करने योग्य है। परंतु इस विषय पर भी मैं देखता हूं कि आपकी राय बिल्कुल बदल चुकी है, यानी सोच बदल चुका है सुखदेव जी का। अब आप उसे कुछ अवस्थाओं में न केवल उचित वरन अनिवार्य एवं आवश्यक अनुभव करते हैं। मेरी इस विषय में अब वही राय है जो पहले आपकी थी। कह रहे हैं कि अब आप उसको अनिवार्य एवं आवश्यक अनुभव करते हैं। कहते हैं कि मेरी इस विषय में अब वही राय है जो पहले आपकी थी। ठीक है, कहते हैं अर्थात आत्महत्या एक घृणित अपराध है, यह पूर्णतः कायरता का कार्य है। यानी क्रांतिकारी का तो कहना ही क्या, कोई भी मनुष्य ऐसे कार्य को उचित नहीं ठहरा सकता। आप कहते हैं कि आप यह नहीं समझ सके कि केवल कष्ट सहन करने से आप अपने देश की सेवा किस प्रकार कर सकते हैं। आप जैसे व्यक्ति की ओर से ऐसा प्रश्न करना बड़े आश्चर्य की बात है, क्योंकि नौजवान भारत सभा के ध्येय द्वारा सेवा द्वारा कष्टों को सहन करना एवं बलिदान करना को हमने सोच समझकर कितना प्यार किया था। यानी भगत सिंह का मानना था कि अगर देश के लिए काम करना है तो कष्ट तो सहना पड़ेगा, क्योंकि उनके टाइम में ब्रिटिश सरकार थी, ब्रिटिशों का जो है ब्रिटिश राज था। हाँ, तो वो लोग जो है काफी हम लोगों को जो है सताया करते थे। क्या स्थिति थी उस टाइम में, वो आपको भी पता होगा कि अंग्रेजों ने जो है हम पर कितना अत्याचार, कितना जुल्म किया था। तो इनका मानना था कि उतने आदमी तो विद्रोह कर नहीं पा रहे हैं, कुछ गिने चुने व्यक्ति हैं, तो गिने चुने व्यक्ति हैं तो हम पीछे नहीं हटेंगे चाहे जो हो जाए। यानी जितना दर्द कष्ट सहना पड़ेगा सहेंगे, लेकिन विद्रोह क्रांति करते रहेंगे। कहते हैं मैं यह समझता हूं कि आपने अधिक से अधिक संभव सेवा की। अब वह समय है कि जो कुछ आपने किया है उसके लिए कष्ट उठाए, यानी जो आपने शुरू से किया है उसके लिए आप कष्ट उठाइए। आप उल जलूल की बातें मन में मत लाइए। दूसरी बात यह है कि यही वह अवसर है जब आपको सारी जनता का नेतृत्व करना है। यानी शुरुआत हम लोगों ने किया था, अब यानी खत्म होने से पहले ही खत्म कर देंगे तो फिर जनता तक संदेश क्या जाएगा। तो इसलिए आप कुछ ऐसी वैसी बातें मत सोचिए। जब कष्ट सह ही रहे हैं तो और कष्ट सह लेंगे, क्या दिक्कत है। बस जनता में सही मैसेज जाना चाहिए। कहता है कि मानव किसी भी कार्य को उचित मानकर ही करता है। जैसे कि हमने लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंकने का कार्य किया था। किसने फेंका था बच्चों? भगत सिंह जी ने। लेजिस्लेटिव असेंबली में उन्होंने बम फेंका था और उसी में वो पकड़े गए। जो भारत की स्वतंत्रता के लिए भगत सिंह जी ने जो है अभूतपूर्व प्रयास किया और अभूतपूर्व साहस के साथ जो है उन्होंने अंग्रेजों का जो है सामना किया। उसमें क्या बच्चों कि पहले उन्होंने जो है अंग्रेजों का मुकाबला जो है पूरी एकदम मजबूती से किया। उसके बाद लाहौर में बनी सैंडर्स की हत्या और उसके बाद दिल्ली के
संसद भवन में, सेंट्रल असेंबली में उन्होंने क्या किया बच्चों? बम फेंका था। किसने? भगत सिंह जी ने। समझ गए? तो सैंडर्स की हत्या के बाद उन्होंने जो है सेंट्रल असेंबली में, किसमें? सेंट्रल असेंबली में क्या किया था? बम विस्फोट किया था। और ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध जो है उन्होंने खुला जो है उनको चुनौती दिया था कि हम तुमसे कम नहीं, हम डरने वाले हैं नहीं, अपने देश के लिए हमें जिस हद तक जाना पड़े हम जाएंगे। ठीक है। दिलचस्प बात तो यह है बच्चों कि असेंबली में बम फेंकने के बाद, वहां पे कोई था नहीं, बस बम फेंका था। बम फेंकने के बाद वहां से भागने की भी जरूरत नहीं समझी। उन्होंने सोचा कि हम भागे क्यों, हम जो कर रहे हैं खुलेआम चुनौती के साथ कर रहे हैं। तो इस तरह भगत सिंह जी ने जो है वहां पे भागने से उन्होंने क्या कर दिया? मना कर दिया था। और जिसके फलस्वरूप 23 मार्च 1931 को राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह जी को फांसी की सजा दी गई। भगत सिंह जी कहते हैं कि जैसा कि हमने लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंकने का कार्य किया था, कार्य करने के पश्चात उसका परिणाम और उसका फल भोगने की बारी आती है। क्या आपका यह विचार है कि यदि हमने दया के लिए गिड़गिड़ाते हुए दंड से बचने का प्रयत्न किया होता तो हमारा यह कार्य उचित होता? यानी भगत सिंह जी बम तो फेंका ही था उन्होंने, वहां से भागने से भी उन्होंने मना कर दिया था। तो इनका मानना था कि हम गिड़गिड़ाए क्यों? अगर हम गिड़गिड़ाएंगे तो फिर हमने जो वो क्रांति शुरू किया, हमने जो विद्रोह किया, फिर इसका क्या फायदा? यानी जो करेंगे खुलेआम से करेंगे, जो करेंगे खुल के करेंगे। उचित होता? नहीं, इसका प्रभाव लोगों पर उल्टा होता, यानी लोग और भी डर जाते। तो कहते हैं अब हम अपने लक्ष्य में पूर्णतया सफल हुए हैं। बंदी होने के समय हमारी संस्था के राजनीतिक बंदियों की दशा अत्यंत दयनीय थी। हमने उसे सुधारने का क्या किया? प्रयास आरंभ कर दिया। किसने? भगत सिंह ने और उनके मित्रों ने जो है उसे सुधारने का प्रयास आरंभ कर दिया। मैं आपको पूरी गंभीरता से बताता हूं कि हमें यह विश्वास था कि हम बहुत कम समय के भीतर ही मर जाएंगे। इतना विश्वास उनको था कि क्योंकि वो जानते थे कि हम जिस फील्ड में उतरे हैं, जो काम हम कर रहे हैं, हम बहुत जल्दी मरवाए जाएंगे। तो वो कह रहे हैं कि विश्वास था कि हम बहुत कम समय के भीतर ही मर जाएंगे। हमें उपवास की स्थिति में कृत्रिम रीति से भोजन दिए जाने का न तो ज्ञान ही था, न हमें यह विचार सूझता ही था। हम तो मृत्यु के लिए तैयार थे। ये बात है बच्चों, जब 116 दिनों का उपवास भगत सिंह जी ने अपने दोस्तों के साथ 116 दिनों तक जो है उपवास रखा था। और सोच सकते हैं कि वे इतने दिनों तक जीवित रहे कैसे। भोजन भी अच्छा नहीं था, तो उन्होंने क्या किया कि भूख हड़ताल किया अपने मित्रों के साथ कि जब तक इसमें कोई सुधार नहीं आएगा तब तक हम लोग भोजन नहीं करेंगे। और उसी अवस्था में जतिन जो इनके दोस्त थे जो है आपको उसकी मृत्यु हो गई थी। यानी 63 दिनों के बाद उनकी मृत्यु, हालत एकदम गंभीर हो गई थी, मृत्यु हो चुकी थी। बच्चों देखिए कि अपने देश के लिए उन्होंने कितना कष्ट झेला, कितना कष्ट जो है काटा था। तो कहते हैं कि हम तो मृत्यु के लिए तैयार थे। क्या आपका यह अभिप्राय है कि हम आत्महत्या करना चाहते थे? मृत्यु के लिए तैयार थे, इसका मतलब क्या? आत्महत्या करना चाहते थे? नहीं, आत्महत्या नहीं, डट के सामना करते हुए मरना, वो भी किसके लिए? अपने देश के लिए। कहते हैं नहीं, प्रयत्नशील होना एवं श्रेष्ठ और उत्कृष्ट आदर्श के लिए जीवन दे देना कदापि आत्महत्या नहीं कही जा सकती। क्योंकि वो भूख हड़ताल कर रहे थे क्या? दशा में सुधार लाने के लिए, स्थिति में सुधार लाने के लिए। अब वो मान लीजिए कि हड़ताल करते करते मर गए तो उसको आत्महत्या नहीं कर सकते। तो इसलिए कह रहे हैं कि आत्महत्या उसको नहीं कही जा सकती। हमारे मित्र यतीन्द्रनाथ दास की मृत्यु तो अस्पृहनीय है, यानी इसके मृत्यु को कोई भूल नहीं सकता। कहते हैं कि क्या आप इसे आत्महत्या कहेंगे? हमारा कष्ट सहन करना फलीभूत हुआ, समस्त देश में एक विराट और सर्वव्यापी आंदोलन शुरू हो गया। हम अपने लक्ष्य में सफल हुए। यानी भगत सिंह जी कह रहे हैं कि हम अपने लक्ष्य में सफल हुए। कहते हैं कि हम सफल हुए। इस प्रकार के संघर्ष में मरना एक आदर्श मृत्यु है। यानी अंत में जो इन्हें फांसी दी गई तो इनको जरा सा भी अफसोस नहीं कि हमें फांसी हो रही है। वो उनकी इच्छा थी कि हम मरे तो ऐसा क्रांति पैदा करके जाए कि लोग डरे नहीं, खुलकर अंग्रेजों का क्या करें? सामना करें।
इसके अतिरिक्त हम में से जिन लोगों को यह विश्वास है कि उनको मृत्यु दंड दिया जाएगा, उनको धैर्यपूर्वक उस दिन की प्रतीक्षा करनी चाहिए कि जब यह सजा सुनाई जाएगी और तत्पश्चात उन्हें फांसी दी जाएगी। यह मृत्यु भी सुंदर होगी। देखिए, मृत्यु को वो सुंदर कह रहे थे, कहते हैं परंतु आत्महत्या करना केवल कुछ दुखों से बचने के लिए अपने जीवन को समाप्त कर देना तो कायरता है। यानी इतना कष्ट झेल रहे हैं, यानी हमसे अब सहन नहीं हो रहा, तो हम सोचेंगे कि अब तो हमें आत्महत्या कर लेना चाहिए। ये कदापि अच्छी बात नहीं। भगत सिंह जी का मानना था कि जब हम ऐसे भी तो मर ही रहे हैं, जेल से बाहर है फिर भी तो हमको सताया ही जा रहा है, और जेल में है तो फिर भी मारा ही जा रहा है, तो हम आत्महत्या क्यों करें? हमारी मृत्यु ऐसी हो कि मैसेज जो है, गुड मैसेज जनता में जाए, हमारे भाइयों में जाए, और हम मरेंगे तो कोई अगला तैयार हो जाए विद्रोह करने के लिए, अपने देश के लिए खड़े होने के लिए। कायरता है आत्महत्या। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि व्यक्ति विपत्तियां व्यक्ति को जो है पूर्ण बनाने वाली होती है। बात तो 100% सही है बच्चों, कि जीवन में जितना सारा कष्ट आता है, तकलीफ आता है, व्यक्ति उतना ही पूर्ण होता चला जाता है। व्यक्ति की पूर्णता कष्टों से ही होती है। तो कहते हैं कि विपत्तियां व्यक्ति को पूर्ण बनाने वाली होती है। मैं और आप, वरन मैं कहूंगा कि हम में से किसी ने भी किंचित कष्ट सहन नहीं किया। हमारे जीवन का यह भाग तो अभी आरंभ होता है। करें कि ये तो अभी आरंभ है। आपको यह याद होगा कि अनेक बार इस विषय पर हमने बातचीत की है। रूसी साहित्य के प्रत्येक स्थान पर जो वास्तविकता मिलती है वह हमारे साहित्य में कदापि नहीं दिखाई देती। हम उनकी कहानियों में कष्टों और दुखमयी स्थितियों को बहुत पसंद करते हैं, परंतु कष्ट सहन की जो है उस भावना को अपने भीतर अनुभव नहीं करते। यानी कह रहे हैं कि बस पढ़ने से नहीं होता है, उसको अनुभव के साथ जीवन में उतारने से भी होता है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि अनुभव नहीं करते हम उनके उन्माद और उनके चरित्र की असाधारण ऊंचाइयों के प्रशंसक हैं, परंतु इसके कारणों पर सोच विचार करने की भी चिंता नहीं करते। मैं कहूंगा कि केवल विपत्तियां सहन करने के साहित्य के उल्लेख ने ही उन कहानियों में सहृदयता, दर्द की गहरी टीस और उनके चरित्र तथा साहित्य में ऊंचाई उत्पन्न की है। यानी रूसी साहित्य ऐसी कि वो जो है कहते हैं कि साहित्य में ऊंचाई को जो है उत्पन्न की है, ऊंचाई को प्रदान की है। हमारी दशा उस समय दयनीय और हास्यास्पद हो जाती है जब हम अपने जीवन में अकारण ही रहस्यवाद प्रविष्ट कर लेते हैं। यद्यपि इसके लिए कोई प्राकृतिक या ठोस आधार नहीं होता, हमारे जैसे व्यक्तियों को जो प्रत्येक दृष्टि से क्रांतिकारी होने का गर्व करते हैं, सदैव हर प्रकार से उन विपत्तियों, चिंताओं, ठीक है, विपत्तियों, चिंताओं, दुखों और कष्टों को सहन करने के लिए तत्पर रहना चाहिए, जिनको हम स्वयं आरंभ किए संघर्ष के द्वारा आमंत्रित करते हैं एवं जिनके कारण हम अपने आप को क्रांतिकारी कहते हैं। मैं आपको बताता हूं कि जेलों में और केवल जेलों में ही कोई व्यक्ति अपराध एवं पाप जैसे महान सामाजिक विषय का प्रत्यक्ष अध्ययन करने का अवसर पा सकता है। मैंने इस विषय का कुछ साहित्य पढ़ा है, ठीक है, और जेलें ही ऐसी विषयों का स्वाध्याय करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त स्थान है। यानी अध्याय का सर्वश्रेष्ठ भाग है स्वयं कष्टों को सहना, स्वयं कष्टों को सहना। आगे कहते हैं कि आप भली प्रकार जानते हैं कि रूस में राजनीतिक बंदियों का बंदी गृहों में विपत्तियां सहन करना ही जारशाही तख्ता उलटने के पश्चात उनके द्वारा जेलों के प्रबंध में क्रांति लाए जाने का सबसे बड़ा कारण था। यानी बच्चों, रूस में जो रूसी क्रांति हुई थी, जिसको बोल्शेविक क्रांति कहते हैं, कब हुई थी? 1917 में। 1917 में उधर रूसी क्रांति, बोल्शेविक क्रांति, और इसके जो है मेन मुख्य पुरोधा कौन थे? लेनिन जी, जो घोर मार्क्सवादी। उन्हीं के नियमों पे जो है हमारे देश के जयप्रकाश नारायण जी, भगत सिंह जी, यानी जितने सारे क्रांतिकारी वीर थे घोर मार्क्सवादी, उन्हीं के नियमों को मानने वाले थे। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि वो जो तख्ता पलटा, तो तख्ता कैसे पलटा कि रूस के जितने सारे व्यक्ति थे सबने घोर कष्टों को झेला। लेनिन जी चाहते थे कि साम्यवाद कायम हो। ये जो इतना जो है पूंजीपति है, जो बड़े वरिष्ठ पद पे हैं, जो हम मिडिल वर्ग को कुछ समझते नहीं, का मानना था कि रूसी तख्ता कैसे पलटा? रूसी तख्ता पलटा कि जब जो है वहां के लोग, वहां के जनता कष्टों को सहा, यानी जितनी सारी यातनाएं उनके साथ की जा रही थी सबको जो है चुपचाप झेलता गया,
और एक समय ऐसा आया कि वह 1917 से शुरुआत की गई घटना जो है 1922 में खत्म हुई और वहां का जो जारशाही तख्ता था वह भी क्या हो गया, पलट गया। तो ये लेनिन का विश्वास था, ये उनका विश्वास था कि एक न एक दिन ये जारशाही तख्ता क्या होगा, पलटेगा, और सच में पलटा। दुख को झेलते हुए, तो कहता है पश्चात उनके द्वारा जेलों में प्रबंध में, यानी जेलों के प्रबंध में क्रांति लाए जाने का सबसे बड़ा कारण था, जो है जेल में जो प्रबंध था उसमें क्रांति लाए जाने का सबसे बड़ा कारण था। क्या भारत को ऐसे व्यक्तियों की आवश्यकता नहीं है जो इस विषय से पूर्णतया परिचित हो और इस समस्या का निजी अनुभव रखते हो? कहते हैं केवल यह कह देना कि दूसरा कोई इस काम को कर लेगा या इस कार्य को करने के लिए बहुत लोग हैं, यानी क्या यह हम भारतवासियों के लिए शोभा की बात है? तो इसलिए कहते हैं कि किसी प्रकार भी उचित नहीं कहा जा सकता। इस प्रकार जो लोग क्रांतिकारी क्षेत्र के कार्यों का भार जो है दूसरे लोगों पर छोड़ने को अप्रतिष्ठापूर्ण एवं घृणित समझते हैं, उन्हें पूरी लगन के साथ वर्तमान व्यवस्था के विरुद्ध संघर्ष आरंभ जो है कर देना चाहिए। उन्हें चाहिए कि वे उन विधियों का उल्लंघन करें, परंतु उन्हें औचित्य का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अनावश्यक एवं अनुचित प्रयत्न कभी भी न्यायपूर्ण नहीं माना जा सकता। इस प्रकार का आंदोलन क्रांति के कार्य काल को बहुत सीमा तक कम कर देगा। जितने आंदोलन अब तक आरंभ हुए हैं उन सब से पृथक रहने के लिए आपने जो तर्क दिए हैं मैं उन्हें समझने में असमर्थ हूँ। कुछ मित्र ऐसे हैं जो या तो मूर्ख हैं या नासमझ, वे आपके इस व्यवहार को, जिसे वे स्वयं कहते हैं कि हमें किंचित भी नहीं समझ सकते, क्योंकि आप उनसे बहुत ऊंचे और उनकी समझ से बहुत परे है, यही अलग है, अनोखा और अद्भुत समझते हैं। वास्तव में यदि आप यह अनुभव करते हैं कि बंदीगिरी का जीवन वास्तव में अपमानपूर्ण है, ठीक है, अपमानपूर्ण है, तो आप उनके विरुद्ध आंदोलन करके उसे सुधारने का प्रयास क्यों नहीं करते? यानी सुखदेव जी से कह रहे हैं कि आप वास्तव में आपको लगता है कि बंदीगिरी का व्यवस्था अगर खराब है तो आप क्रांति करिए ना। आप ये क्यों सोचते हैं कि हम आत्महत्या कर लेंगे और कुछ दुखों से जो है हम छुटकारा पा लेंगे, तो ये बहुत बड़ी वीरता वाली बात हो जाएगी। तो ये कह रहे हैं कि आप उसके विरुद्ध आंदोलन करके उसे सुधारने का प्रयास जो है कीजिए ना, प्रयत्न कीजिए ना, कि बंदीगिरी का जो भी नियम है। तो कहते हैं संभवतया आप यह कहेंगे कि यह संघर्ष सफल नहीं हो सकता, परंतु यह तो वही तर्क है जिसकी आड़ लेकर साधारणतया निर्बल लोग प्रत्येक आंदोलन से बचना चाहते हैं। यानी आंदोलन से जो निर्बल लोग होते हैं, जो बच के भागना चाहते हैं, वही ऐसा सोच रख सकते हैं। कहते हैं कि यह वह उत्तर है जिसे हम उन लोगों से सुनते हैं जो जेल से बाहर क्रांतिकारी प्रयत्नों में सम्मिलित होने से जान बचाना चाहते थे। क्या आज यही उत्तर मैं आपके मुख से सुनूंगा? कुछ मुट्ठी भर कार्यकर्ताओं के आधार पर संगठित हमारी पार्टी अपने लक्ष्यों और आदर्शों की तुलना में क्या कर सकती थी? क्या हम इससे यह निष्कर्ष निकालें कि हमने इस काम के प्रारंभ करने में नितांत भूल की है? नहीं, इस प्रकार का परिणाम निकालना उचित नहीं होगा। इससे तो उस व्यक्ति की भीतरी निर्बलता प्रकट होती है जो इस प्रकार सोचता है, यानी उसकी तो भीतरी जो निर्बलता है, कमजोरी है, ये पता चल रहा है कि ऐसा हम क्यों सोचे, तो फिर हम अपने आप को क्रांतिकारी कहेंगे ही क्यों। आगे कहते हैं कि आगे चलकर आप लिखते हैं कि 14 वर्ष बंदीगिरी के कष्टों से भरपूर जीवन बिताने के पश्चात किसी व्यक्ति से यह आशा नहीं की जा सकती कि उस समय उसके विचार वही होंगे जो जेल से पूर्व थे। कितने वर्ष? 14 वर्ष। ये कह रहे हैं कि 14 वर्षों तक आप बंदीगिरी के कष्टों को आपने झेला और कहेंगे कि जो इससे पूर्व की जो सोच थी वह अभी है, अभी हो सकती है। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जो पूर्व थे, यानी जो विचार थे वही होंगे जो जेल से पूर्व थे। ठीक है, तो कहते हैं कि किसी व्यक्ति से, ठीक है, यानी 14 वर्ष बंदीगिरी के कष्टों से भरपूर जीवन बिताने के पश्चात किसी व्यक्ति से यह आशा नहीं की जा सकती कि उस समय भी उसके भीतर वही विचार होंगे, वही जो है सोच होंगे जो जेल से पूर्व थे, क्योंकि जेल का वातावरण उसके समस्त विचारों को रौंद कर रख देगा। क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि क्या जेल से बाहर का वातावरण हमारे विचारों के अनुकूल था?
फिर भी हम असफलताओं के कारण क्या हम उसे छोड़ सकते थे? क्या आपका आशय यह है कि यदि हम इस क्षेत्र में न उतरे होते तो कोई और भी क्रांतिकारी कार्य कदापि नहीं हुआ होता? यानी आप न तो ये सोच सकते हैं कि हम नहीं करेंगे तो कोई और कर लेगा, और आप ये भी नहीं सोच सकते कि हम नहीं उतरेंगे या हम इस फील्ड में आए तो ही काम हुआ, अन्यथा होता ही नहीं। यह सोच रखना भी एकदम से भूल ही है। तो कहते हैं ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम नहीं आएंगे तो कोई और आएगा, या फिर हम आए तो ही ऐसा ये काम हुआ। तो कहते हैं कि यदि ऐसा है तो आप भूल कर रहे हैं। भगत सिंह जी कह रहे हैं कि आप भूल कर रहे हैं। यद्यपि यह ठीक है कि हम भी वातावरण को बदलने में बड़ी सीमा तक सहायक सिद्ध हुए हैं, तथापि हम तो केवल अपने समय की आवश्यकता की उपज है, यानी जैसा समय आया वैसा हम बन गए। तो बस हम समय की आवश्यकता की क्या है? उपज है। तो यह कहूंगा कि साम्यवाद का जन्मदाता मार्क्स अर्थात लेनिन वास्तव में इस विचार को जन्म देने वाला नहीं था। असल में यूरोप की औद्योगिक क्रांति ने ही एक विशेष प्रकार के विचारों वाले व्यक्ति उत्पन्न किए थे। सही बात है। कहते हैं उनमें मार्क्स भी एक था। हाँ, अपने स्थान पर मार्क्स भी निस्संदेह कुछ सीमा तक समय के चक्र को एक विशेष प्रकार की गति देने में आवश्यक सहायक सिद्ध हुआ। मैंने और आपने भी इस देश में समाजवाद और साम्यवाद के विचारों को जन्म नहीं दिया, वरन यह तो हमारे ऊपर हमारे समय एवं परिस्थिति के प्रभाव का परिणाम है। बच्चों, जहाँ पे समाजवाद और साम्यवाद, भगत सिंह जी का जो लक्ष्य ही था कि साम्यवाद हो, जैसे लेनिन जी का लक्ष्य था कि साम्यवाद जब हो जाएगा तो सभी समान हो जाएंगे। सभी यानी हर वर्ग के लोग चाहे तो चुनाव में खड़े हो सकते, हर वर्ग के लोग चाहे तो निर्णय ले सकते अपने देश के लिए। तो चाहते थे कि साम्यवाद लागू हो ताकि सब क्या हो, समान हो। तो कहते हैं कि ये तो समय की आवश्यकता की उपज थी जो ऐसा हुआ। कहते हैं कि साम्यवाद के विचारों को जन्म नहीं दिया, वरन यह तो हमारे ऊपर हमारे समय एवं परिस्थितियों के प्रभाव का परिणाम है। निसंदेह हमने इन विचारों का प्रचार करने के लिए कुछ साधारण एवं तुच्छ कार्य अवश्य किया है। इसलिए मैं कहता हूँ कि जब हमने इस प्रकार एक कठिन कार्य को हाथ में लिया तो हमें उसे जारी रखना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए, विपत्तियों से भागना नहीं चाहिए। ठीक है। और विपत्तियों से बचने के लिए आत्महत्या कर लेने से जनता का मार्गदर्शन नहीं होगा। बात तो सही है बच्चों कि जिन्होंने क्रांति शुरू किया, जिन्होंने जो है यह आरंभ किया अपने देश के लिए, अपने देश के हित में लड़ना आरंभ किया, अगर वही आत्महत्या कर ले तो फिर औरों तक संदेश जाता क्या, मैसेज जाता क्या? तो इसलिए वो बार बार समझा रहे हैं कि ये अच्छी बात नहीं, ये कायरता की निशानी है। कहते हैं वरन यह तो एक प्रतिक्रियावादी कार्य होगी। जेल के नियमों के अनुसार जीवन की निराशाओं, दबाव और हिंसा के असीम परीक्षा युक्त वातावरण का विरोध करते हुए हम कार्य करते रहे। जिस समय हम अपना कार्य करते थे उस समय नाना प्रकार के से हमें कठिनाइयों का निशाना बनाया जाता था, यानी बार बार ये लोग संकट में फंस जाते थे, भगत सिंह जी और उनके मित्र। फिर भी उन्होंने हौसला को कम नहीं होने दिया, यहाँ तक कि जो लोग अपने आप को महान क्रांतिकारी कहने का गौरव अनुभव करते थे वे भी हमको छोड़ गए। यानी कई सारे ऐसे मित्र थे उनके जो बीच मैदान से ही भाग खड़े हुए। तो कहते हैं कि क्या ये परिस्थितियां असीम परीक्षा युक्त न थी? फिर हमने आंदोलन एवं प्रयासों को जारी रखने के लिए हमारे पास क्या कारण और क्या तर्क था? फिर भी हमने जारी रखा कि नहीं रखा? क्या स्वयं यही तर्क हमारे विचारों को शक्ति नहीं देता? और क्या ऐसे क्रांतिकारी कार्यकर्ताओं के उदाहरण हमारे सामने नहीं है जो जेलों से दंड भोग कर लौटे हैं, अब भी कार्य कर रहे हैं? यदि बाकुनिन ने आपके समान सोच विचार किया होता तो वह प्रारंभ में ही आत्महत्या कर लेता। आज आपको ऐसे असंख्य क्रांतिकारी दिखाई देते हैं जो रूसी राज्य में उत्तरदायी पदों पर क्या है, विराजमान हैं, और जिन्होंने अपने जीवन का अधिकतर भाग दंड भोगते हुए जेलों में बिताया। आज देख लीजिए, रूसी राज्य में वो क्या है, उत्तरदायी पदों पर विराजमान हैं। कहते हैं मनुष्य को अपने विश्वासों पर दृढ़ता पूर्वक अड़िग रहने का प्रयत्न करना चाहिए। यानी आप जो विश्वास अपने मन में रखे हैं उस पर दृढ़ता पूर्वक अड़िग रहना चाहिए। कहते हैं कोई नहीं कह सकता कि भविष्य में क्या घटना होने वाली है, यानी इसका अंदाजा किसी को भी नहीं।
क्या आपको याद है कि जब हम इस विषय पर चर्चा कर रहे थे कि हमारी बम फैक्ट्रियां में अत्यंत तीव्र एवं प्रभावकारी विष भी रखा जाना चाहिए, तो आपने बड़ी दृढ़ता से इसका विरोध किया था, यानी सुखदेव जी ने विरोध किया था कि ये सही बात नहीं है। देख लीजिए क्या सोच था, और जेल में जाने के बाद इनके सोच में कितनी जो है परिवर्तन आ चुकी थी। कष्ट जो है मनुष्य को सच में हिला करके रख देता है। तो कहता है कि प्रभावकारी विष भी रखा जाना चाहिए था, तो उन्होंने क्या किया था, विरोध किया था। किसने? सुखदेव ने। कहता है आप इस विचार से घृणा करते थे, आपको इस पर विश्वास नहीं था, फिर अब क्या हुआ दोस्त, यहाँ तो ऐसी विकट और जटिल परिस्थितियां भी नहीं। मुझे तो इस प्रश्न पर विचार करने में भी घृणा होती है। आपको उस मनोवृत्ति से भी घृणा थी जो आत्महत्या करने की अनुमति देती है। आप मुझे यह कहने के लिए क्षमा करें, यदि आपने अपने बंदी बनाए जाने के समय ही इन विचारों के अनुकूल कार्य किया होता, अर्थात आपने विष खाकर उस समय आत्महत्या कर ली होती, तो आपने क्रांतिकारी कार्य की बहुत बड़ी सेवा की होती। परंतु इस समय, यानी अभी जो समय है, कहता है इस समय तो इस कार्य पर विचार करना भी हमारे लिए क्या है, हानिकारक है। आगे कहते हैं एक और विशेष बात जिस पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, यह है कि हम लोग ईश्वर, पुनर्जन्म, ठीक है, यानी भगत सिंह जी और उनके जो मित्र लोग थे, कहते हैं हम लोग ईश्वर, पुनर्जन्म, नरक, स्वर्ग, दंड एवं पारितोषिक यानी पुरस्कार, अर्थात भगवान द्वारा किए जाने वाले जीवन के हिसाब आदि में कोई विश्वास नहीं रखते थे। यानी ये लोग विश्वास नहीं रखते थे ना कि अतः हमें जीवन एवं मृत्यु के विषय में भी नितांत भौतिकवादी रीति से सोचना चाहिए। एक दिन जब मुझे पहचाने जाने के लिए कोई दिल्ली से यहाँ लाया गया था, तो गुप्तचर विभाग के कुछ अधिकारियों ने मेरे पिताजी की उपस्थिति में, यानी भगत जी के पिताजी की उपस्थिति में मुझसे इस विषय पर बातचीत की थी। उन्होंने कहा था कि मैं कोई भेद खोलने और इस प्रकार अपना जीवन बचाने के लिए तैयार नहीं हूँ। इससे सिद्ध होता है कि मैं जीवन से बहुत दुखी हूँ। उनका तर्क था कि मेरी यह मृत्यु तो आत्महत्या के समान होगी, परंतु मैंने उनको उत्तर दिया था कि मेरे जैसे विश्वास और विचारों वाला व्यक्ति व्यर्थ में मरना कदापि सहन नहीं कर सकता। हम तो अपने जीवन का अधिक से अधिक मूल्य प्राप्त करना चाहते हैं। हम मानवता की अधिक से अधिक संभव सेवा करना चाहते हैं, विशेषकर मेरे जैसा भला मनुष्य जिसका जीवन किसी भी रूप में दुखी या चिंतित नहीं है। किसी भी समय आत्महत्या करना तो दूर रहा, उसका विचार भी हृदय में लाना ठीक नहीं समझता। यानी भगत सिंह जी ने कहा कि आत्महत्या करना तो दूर रहा, हम तो वो विचार भी नहीं ला सकते। जो करेंगे डट के, जो करेंगे लड़ते हुए, जो करेंगे सामने। आत्महत्या तो कायरता की निशानी है। कहते हैं वही बात मैं इस समय आपसे कहना चाहता हूँ, यानी सुखदेव जी से वो बार बार समझा रहे हैं, सुखदेव जी को कह रहे हैं कि आशा है आप मुझे अनुमति देंगे कि मैं आपको यह बताऊं कि आप अपने बारे में क्या, कहते हैं कि मैं आपको यह बताऊं कि मैं अपने बारे में क्या सोचता हूँ। मुझे अपने लिए मृत्यु दंड सुनाए जाने का अटल विश्वास है। यानी भगत सिंह जी को पूरा विश्वास था कि एक दिन ऐसा समय आएगा कि मृत्यु दंड जो है सुनाया जाएगा। तो कहते हैं कि मुझे किसी प्रकार की पूर्ण क्षमा या नम्र व्यवहार की तनिक भी आशा नहीं है। यदि कोई क्षमा हुई भी तो पूर्णतः सबके लिए होगी, वरन वह भी हमारे अतिरिक्त अन्य लोगों के लिए नितांत सीमित एवं कई बंधनों से जकड़ी हुई होगी। हमारे लिए न तो क्षमा हो सकती है और न वह होगी ही। इस पर भी मेरी इच्छा है कि हमारी मुक्ति का प्रस्ताव सम्मिलित रूप में और विश्वव्यापी हो, सबको पता होना चाहिए। और उसके साथ ही मेरी अभिलाषा यह भी है कि जब यह आंदोलन अपनी चरम सीमा पर पहुंचे तो हमें फांसी दे दी जाए। भगत सिंह जी का मानना था कि जब यह आंदोलन, है ना, कहते हैं कि जब यह आंदोलन, ठीक है, अपनी चरम सीमा पर आ जाए तब उन्हें फांसी दी जाए। कहते हैं मेरी यह इच्छा है कि यदि कोई सम्मानपूर्ण और उचित समझौता होना कभी संभव हो जाए तो हमारे जैसे व्यक्तियों का मामला उसके मार्ग में कोई रुकावट या कठिनाई उत्पन्न करने का कारण न बने। जब देश के भाग्य का निर्णय हो रहा हो तो व्यक्तियों के भाग्य को पूर्णतया भुला देना चाहिए। बहुत ही अच्छी पंक्ति है बच्चों। भगत सिंह जी ने कहा कि जब देश का भाग्य का निर्णय हो रहा हो, देश के भाग्य का, तो वहां पे व्यक्तियों के भाग्य को पूर्णतया क्या करना चाहिए, भुला देना चाहिए।
उन्हें अपने भाग्य के विषय में, अपने जीवन के विषय में नहीं, तभी देश के विषय में सोचना चाहिए। देख लीजिए कितना बड़ा जो है इनका सोच था, कितने जो है अच्छे सोच के व्यक्ति थे। कहते हैं हम क्रांतिकारी होने के नाते अतीत के समस्त अनुभवों से पूर्णतया अवगत हैं, इसलिए हम नहीं मान सकते कि हमारे शासकों और विशेषकर अंग्रेज जाति की भावनाओं में इस प्रकार का आश्चर्यजनक परिवर्तन उत्पन्न हो सकता है। इस प्रकार का परिवर्तन क्रांति के बिना संभव ही नहीं। क्रांति तो केवल सतत कार्य करते रहने से, प्रयत्नों से, कष्ट सहन करने एवं बलिदानों से ही उत्पन्न की जा सकती है और की जाएगी। आगे कहते हैं कि जहां तक मेरे दृष्टिकोण का संबंध है, मैं तो केवल उसी दशा में सबके लिए सुविधाओं और समाधान का स्वागत कर सकता हूं। ठीक है, कहते हैं कि जब उसका प्रभाव अस्थायी हो और देश के लोगों के हृदय में हमारी फांसियों से कुछ अमिट चिन्ह अंकित हो जाए, बस यही, इससे अधिक कुछ नहीं चाहिए। भगत सिंह जी यही चाहते थे कि हमारी जब फांसी हो तो लोगों के हृदय पे ये अमिट चिन्ह हमेशा के लिए छप जाए। मुझे यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। 12 वर्ष की अवस्था में जलियांवाला बाग हत्याकांड, वहां की मिट्टी को लेकर वह शपथ खाते हैं कि आज के बाद हम जब भी लड़ेंगे और कोई कार्य करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ देश के लिए। बच्चों, इतना भयानक जो है वह कांड था जो 1919 में शुरू हुई थी और 22 में जाके खत्म हुई, कि निहत्थे लोगों को जो है गोली से उड़ा दिया गया। और उड़ाया था किसने? जनरल डायर के आदेश पे। रॉलेट एक्ट को लागू कर दिया गया था, और रॉलेट एक्ट इसलिए लागू किया गया था कि अगर ये लागू हो जाएगा तो कोई व्यक्ति जो है यानी अंग्रेजों के खिलाफ जा नहीं सकता। ना तो मीडिया, ना पत्र, अखबार, कुछ नहीं, सब कुछ पे बैन कर दिया गया था। रेडियो, हर चीज पे बैन। ना अखबार में कुछ छापा जा सकता है, ना रेडियो में कुछ कहा जा सकता है। दूरदर्शन उस टाइम उतना सुविधा था भी नहीं, लेकिन था तो यानी उन सभी चीजों पे बैन था। तो और जो व्यक्ति उनके खिलाफ जाते थे, अगर नहीं भी जाते थे, जो जाते थे वो तो पकड़े ही जाते थे, जो नहीं जाते थे जबरन उनको पकड़ के जेल में ले जाया जाता था, उनको सजा सुनाई जाती थी। यानी इनका विरोध करने के लिए सिखों ने जो है अमृतसर के पास वाले यानी बगल का जो स्थान था वहां पे उन्होंने सभा लगाया, उस पर विचार विमर्श करने के लिए कि ये जो काला कानून है इसके लिए क्या किया जाए। यानी ये जो रॉलेट एक्ट का नियम था उसके विषय में सोचने के लिए सभी ने मंथन करने के लिए वहाँ पे सभा लगाया था। और जब यह बात अंग्रेजों को पता चलता है तो अंधाधुंध जो है चारों तरफ से घेर कर उन पर गोलियां बरसा दी जाती हैं। बच्चे, बूढ़े, जवान सब के सब मर जाते हैं। जान बचाने के लिए कई लोग, वहाँ जो कुआं होता है उस कुएं में एक तो नीचे पानी, ऊपर से आदमी और ऊपर से गोली बरसाया जा रहा था। सोचिए कि सोच के ही शरीर सिहर उठता है, कांप उठता है, रोना आ जाता है कि क्या वो दृश्य होगा, कितना दर्दनाक भयावह दृश्य होगा। ये दुष्ट अंग्रेज कितना जो है हम लोगों को कष्ट दिया था, तरपाया था बच्चों, कि वह जो है वहां पे उसी दिन वहां पे वो तो दब गए थे उस लाशों के नीचे, तब जाके बचे, नहीं तो शायद भगत सिंह जी भी नहीं बचते। अपनी आंखों से उन्होंने एक एक कांड को देखा और इसलिए वहां से जो उन्होंने प्रण लिया तो 23 वर्ष की आयु तक वो लड़ते रहे, हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए, सिर्फ और सिर्फ अपने देश के लिए। और उनकी कुर्बानियों को बच्चों हम और आप जब तक जीवन रहेगा शायद कभी नहीं भूलेंगे। जब तक ये पृथ्वी रहेगा तब तक शायद उनकी इस बलिदान को जो है याद की जाएगी। तो मुझे विश्वास है बच्चों कि आप लोगों को ये चैप्टर पूर्णतया समझ में जो है आ गया होगा, पूर्ण रूप से आप लोग समझ गए होंगे। तो कम से कम जो है अपने देश के लिए ही सही, अपने भगत सिंह जी के लिए ही सही, कमेंट में एक बार अंत में ये कहूँगी कि जय हिंद जरूर लिखिएगा। बहुत ही जल्द मैं अगला चैप्टर लेकर अगले क्लास में, अगले वीडियो में आ रही हूँ। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। जो नए बच्चे हैं, अभी जुड़े हैं, देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगला चैप्टर जो आएगा तो वो सबसे पहले आप तक पहुँचेगा। और हो सके तो अपने ग्रुप में भी इसको शेयर कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, जरा सा भी पढ़ाई समझ में आ गया हो तो लाइक भी कीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।